नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही एक व्यावहारिक इंजीनियरिंग चुनौती पर है। मान लीजिए आपके पास एक 12 वोल्ट की कार बैटरी है और आपको उससे अपना 5 वोल्ट का यूएसबी स्पीकर चार्ज करना है। तो ये आप कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका तो लगता है कि एक रेजिस्टर लगा दो, पर वो तो सारी ऊर्जा बस गर्मी बनकर बर्बाद कर देगा। तो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कुशलता से कैसे बदलें, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो एलटी स्पाइस नाम के एक सॉफ्टवेयर पर बात करते हैं और हमारा मिशन आज ये समझना है कि किसी असली पुर्जे को छूने से पहले कंप्यूटर पर उसका सिमुलेशन करना क्यों इतना जरूरी है। और ये जो चुनौती आपने बताई ना, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब दिल है। ऊर्जा को बिना बर्बाद किए एक रूप से दूसरे में बदलना। वो 7 वोल्ट गर्मी में उड़ा देना, वो ना सिर्फ बेकार है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। यहीं पर सिमुलेशन की भूमिका आती है। ये कोई एकेडमिक अभ्यास नहीं है। इंडस्ट्री में तो ये लागत और जोखिम कम करने का सबसे सबसे बुनियादी तरीका है। सोचिए, एक प्रोटोटाइप बनाने में हजारों रुपए लग सकते हैं और अगर आपकी गणना में जरा सी भी गलती हुई तो हो सकता है कोई महंगा कंपोनेंट धुआं बन जाए। लेकिन सिमुलेशन में वो धुआं बस एक चेतावनी का संदेश होता है। और एलटी स्पाइस, जो कि मुफ्त है लेकिन बहुत शक्तिशाली है, इसी वजह से इतना लोकप्रिय है। ठीक है, तो हमारी जो ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट वाली समस्या है, इसका एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण समाधान है बक कन्वर्टर। सुनने में ये नाम थोड़ा तकनीकी लगता है, पर जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इसका जो मूल सिद्धांत है वो काफी मजेदार है। ये एक स्विच का इस्तेमाल करता है जो बहुत तेजी से ऑन और ऑफ होता है। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि आप सिर्फ एक स्विच को, उसे तेजी से चालू बंद करके वोल्टेज को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये तो कुछ वैसा हुआ जैसे मैं लाइट के स्विच को इतनी तेजी से फ्लिक करूं कि बल्ब की रोशनी आधी हो जाए। बिल्कुल सही सादृश्य है। सिद्धांत वही है, बस यहाँ जो स्विच है वो 1 सेकंड में हजारों या लाखों बार ऑन ऑफ होता है। और वो स्विच है हमारा मॉसफेट, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच। जब ये ऑन होता है तो ये 12V स्रोत से ऊर्जा को सर्किट के एक हिस्से में स्टोर करने देता है, और जब यह ऑफ होता है तो वो स्टोर की हुई ऊर्जा आपके स्पीकर को दी जाती है। इसी तेज स्विचिंग से हमें औसत वोल्टेज कम मिलता है। लेकिन सिर्फ एक मॉसफेट से काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5V की जगह एक बहुत ही अजीब कटी फटी सी वेवफॉर्म मिलेगी। तो फिर उस कटी फटी वेवफॉर्म को एक स्थिर स्मूथ 5V में बदलने के लिए और क्या चाहिए होता है? यहीं पर हमारे दो सबसे महत्वपूर्ण साथी आते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। जब मॉसफेट ऑन होता है तो इंडक्टर एक चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा स्टोर करता है और करंट के अचानक बढ़ने का विरोध करता है। और जब मॉसफेट ऑफ हो जाता है तो इंडक्टर अपने स्टोर की हुई ऊर्जा को छोड़ता है ताकि लोड तक करंट लगातार बहता रहे। तो इंडक्टर करंट को स्मूथ करता है। और उसके बाद लगा कैपेसिटर, वो यूं समझिए कि एक छोटी रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम करता है। वो वोल्टेज को स्थिर रखता है, मतलब वोल्टेज में जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं उन्हें सोख लेता है। इन दोनों के बिना हमें एक साफ सुथरा 5V आउटपुट कभी नहीं मिल सकता। हाँ, इनके साथ एक डायोड भी होता है जो इंडक्टर के करंट को रास्ता देता है जब मॉसफेट बंद हो। वाह! तो ये सिर्फ 5-6 कंपोनेंट से बन जाता है। एक वोल्टेज सोर्स, एक मॉसफेट, एक डायोड, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और लोड दिखाने के लिए एक रेजिस्टर। देखने में तो ये काफी सरल लगता है। तो फिर इसमें सिमुलेशन की इतनी क्या जरूरत है? हम इसे सीधे ब्रेडबोर्ड पर क्यों नहीं बना लेते? यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब डिजाइन के विवरण में छिपा है। आपने कहा एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, लेकिन किस मान का, किस वैल्यू का? क्या 10 माइक्रोहेनरी का इंडक्टर काम करेगा या 100 का? कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड का होना चाहिए या 1000 का? और मॉसफेट को कितनी तेजी से स्विच करना है, 50 किलोहर्ट्ज पर या 200 किलोहर्ट्ज पर? हर एक चुनाव का सर्किट के प्रदर्शन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। गलत मान चुनने का मतलब हो सकता है कि आपका आउटपुट 5 वोल्ट की जगह 3V या 7V हो, या वो इतना अस्थिर हो कि आपका डिवाइस ही खराब कर दे। सिमुलेशन हमें इन सभी विकल्पों को बिना एक भी पुर्जा खरीदे आजमाने की आजादी देता है। समझ गई। तो ये एक तरह का डिजिटल सैंडबॉक्स है जहां हम अपने डिजाइन को बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं और सुधार सकते हैं। तो जब हम एलटी स्पाइस में ये सर्किट बना लेते हैं और रन बटन दबाते हैं तो असल में होता क्या है? स्रोत दो तरह के विश्लेषणों का जिक्र करते हैं, एक ट्रांजिएंट और दूसरा एसी विश्लेषण। हाँ, और ये दोनों हमें सर्किट की अलग अलग कहानियां बताते हैं। ट्रांजिएंट विश्लेषण सबसे आम है। ये समय के साथ सर्किट के व्यवहार को दिखाता है।
इसे ऐसे समझिए जैसे आप सर्किट को चालू करते ही एक सुपर स्लो मोशन कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हों। आप देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कैसे शून्य से शुरू होता है, शायद थोड़ा ऊपर नीचे होता है और फिर धीरे धीरे 5वीं पर आकर स्थिर हो जाता है। यह हमें सर्किट का रियल टाइम व्यवहार दिखाता है। हम वेवफॉर्म देखकर पता लगाते हैं कि क्या सब कुछ उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा है। एक मिनट, जब आप कहते हैं कि ये रियल टाइम व्यवहार दिखाता है, तो इसका मतलब क्या ये है कि अगर सिमुलेशन 10 मिलीसेकंड के लिए चलता है तो उसे पूरा होने में भी 10 मिलीसेकंड ही लगते हैं? नहीं नहीं, जरूरी नहीं हो, तो कंप्यूटर की गति पर निर्भर करता है। रियल टाइम का मतलब है कि ये समय के पैमाने पर व्यवहार दिखा रहा है। T0 से लेकर T10 ms तक क्या हुआ। ये सिमुलेशन तो कुछ ही सेकंड में पूरा हो सकता है। और वो जो शुरुआती ऊपर नीचे होने वाला समय है, जिसे सेटलिंग टाइम कहते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम चाहते हैं कि हमारा सर्किट जल्द से जल्द स्थिर हो जाए। अब दूसरा विश्लेषण है एसी विश्लेषण। वो थोड़ा अलग है। हाँ, इसके बारे में स्रोत कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया की जांच करता है जो नियंत्रण प्रणालियों मतलब कंट्रोल सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए उपयोगी है। ये थोड़ा जटिल लगता है, इसे सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? जरूर। एसी विश्लेषण हमें ये बताता है कि हमारा सर्किट अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नलों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये सुनिश्चित करना है कि हमारा सिस्टम स्थिर है, स्टेबल है। अब अस्थिरता का क्या मतलब है? कल्पना कीजिए कि आपका कन्वर्टर आराम से 5 वोल्ट दे रहा है और आप अचानक अपने स्पीकर को उससे कनेक्ट करते हैं। लोड में ये अचानक बदलाव एक झटके जैसा है। एक अस्थिर सिस्टम इस झटके पर बुरी तरह प्रतिक्रिया करेगा। हो सकता है इसका वोल्टेज बेतहाशा 8 वोल्ट तक उछल जाए और फिर 2 वोल्ट तक गिर जाए और ऐसा करता रहे। ये ना सिर्फ आपके स्पीकर को जला सकता है बल्कि पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है। तो एसी विश्लेषण हमें गणितीय रूप से ये परखने में मदद करता है कि हमारा डिजाइन किसी भी झटके को झेलकर वापस स्थिरता पालेगा या नहीं। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो सिमुलेशन चलाने के बाद हमें ये ग्राफ और वेवफॉर्म मिल जाते हैं, पर हम सिर्फ ये नहीं देखते कि ये काम कर रहा है या नहीं। जैसा कि स्रोत बताते हैं, असली काम इन परिणामों की व्याख्या करने में है। तो हम किन खास चीजों पर ध्यान देते हैं? स्रोत आउटपुट वोल्टेज रिपल का जिक्र करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट, जो आदर्श रूप से एक सीधी रेखा की तरह 5.00 वोल्ट पर होना चाहिए, असल में कितना स्थिर है। व्यवहार में स्विचिंग की वजह से हमेशा वोल्टेज में बहुत छोटा सा उतार चढ़ाव होता है। हो सकता है ये 4.98 वोल्ट और 5.02 वोल्ट के बीच लगातार ऊपर नीचे हो रहा हो। यही छोटा सा उतार चढ़ाव व रिपल है। अब देखिए, अगर आप एक साधारण एलईडी जला रहे हैं तो इस छोटे से रिपल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक संवेदनशील माइक्रो प्रोसेसर को पावर दे रहे हैं, जैसे आपके फोन का दिमाग, तो ये रिपल एक विद्युत शोर मतलब इलेक्ट्रिकल नॉइज की तरह है, जो उसे भ्रमित कर सकता है और आपका फोन क्रैश हो सकता है। एलटी स्पाइस हमें जूम करके इस मिलीवोल्ट स्तर के रिपल को मापने की सुविधा देता है। और दक्षता के बारे में क्या? मतलब एफिशिएंसी? हमने शुरू में ही ऊर्जा बर्बाद न करने की बात की थी। बिल्कुल, दक्षता शायद सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है। एलटी स्पाइस में हम इनपुट पावर मतलब 12 वोल्ट्स गुणा इनपुट करंट और आउटपुट पावर 5 वोल्ट्स गुणा आउटपुट करंट दोनों को माप सकते हैं। दक्षता बस आउटपुट पावर को इनपुट पावर से विभाजित करने पर मिलती है। हमारे स्रोत कहते हैं कि 90% से ज्यादा दक्षता को अच्छा माना जाता है, और ये सिर्फ एक एकेडमिक नंबर नहीं है। सोचिए, अगर आप एक मोबाइल चार्जर डिजाइन कर रहे हैं और उसकी दक्षता सिर्फ 80% है, तो बची हुई 20% ऊर्जा कहाँ जा रही है? गर्मी बन रही है। हाँ, वो गर्मी बन रही है। इसका मतलब है आपका चार्जर छूने में गर्म होगा, उसे बड़ा बनाना पड़ेगा, और वो आपके बिजली के बिल को भी मामूली रूप से बढ़ाएगा। उद्योग में तो 1% दक्षता के लिए लड़ाई होती है, खासकर बैटरी से चलने वाले उपकरणों में। तो इसका मतलब ये एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये एक पुनरावृत्ति मतलब इटरेटिव प्रक्रिया है। आप सिमुलेट करते हैं, रिपल और दक्षता का विश्लेषण करते हैं, और फिर शायद इंडक्टर या कैपेसिटर का मान बदलकर प्रदर्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। स्रोत ये भी बताते हैं कि छात्रों को अक्सर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो क्या है? हाँ, सिमुलेशन हमेशा पहली बार में काम नहीं करता, और ये सीखना प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सबसे आम समस्या है कन्वर्जेंस एरर। ये एक डरावना संदेश है जो तब आता है जब सिमुलेटर सर्किट के लिए एक स्थिर गणितीय समाधान नहीं ढूंढ पाता है। ये वैसा ही है जैसे आप एक बहुत मुश्किल गणित का सवाल हल कर रहे हो और आपका कैलकुलेटर बार बार एरर दिखाए, अच्छा, हल नहीं कर पा रही है।
ये अक्सर तब होता है जब सर्किट के मॉडल बहुत जटिल हों या उनमें कोई असंगतता हो। इसे ठीक करने के लिए कभी-कभी सिमुलेशन की सेटिंग्स में छोटे-मोटे बदलाव करने पड़ते हैं। और गलत घटक मानों के बारे में क्या? ये तो मानवीय गलती ज्यादा लगती है। ये दूसरी बड़ी चुनौती है और बहुत आम है। याद रखें, सिमुलेटर गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर काम करता है। वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो जादू नहीं जानता। वो आप पर भरोसा करता है। अगर आपने अपनी गणना ठीक से नहीं की और इंडक्टर या कैपेसिटर के गलत मान डाल दिए, तो वो पूरी ईमानदारी से आपको एक खराब सर्किट का परिणाम दिखाएगा। हो सकता है आपका आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट के आसपास भी ना हो। या रिपल बहुत ज्यादा हो। हाँ, बिल्कुल। इसलिए सिमुलेशन करने से पहले अपनी गणनाओं को कागज पर दोबारा जांचना बहुत बहुत जरूरी है। स्रोतों में एक और गलती का जिक्र है, ग्राउंडिंग की गलतियां। ये सुनने में बहुत बुनियादी लगता है, पर ये कितना महत्वपूर्ण है? यह बेहद महत्वपूर्ण है। हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक सामान्य संदर्भ बिंदु होना चाहिए, जिसे हम ग्राउंड कहते हैं। सर्किट के सभी वोल्टेज इसी बिंदु के सापेक्ष मापे जाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आप किसी व्यक्ति की ऊंचाई मापना चाहते हैं, लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि फर्श कहाँ है। बिना फर्श के तो हर माप अर्थहीन है। बिल्कुल। सर्किट में ग्राउंड वही फर्श है। अगर सर्किट का कोई हिस्सा, जिसे फ्लोटिंग नोड कहते हैं, ग्राउंड से ठीक से नहीं जुड़ा है, तो सिमुलेटर भ्रमित हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि वोल्टेज को कहाँ से मापना है, और इससे सिमुलेशन या तो रुक सकता है या पूरी तरह से गलत परिणाम दे सकता है। यह सुनिश्चित करना कि एक मजबूत सामान्य ग्राउंड रेफरेंस हो, एक अच्छी डिजाइन प्रैक्टिस है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इसे एक इंजीनियरिंग छात्र के नज़रिए से देखें, तो LT स्पाइस जैसे टूल में महारत हासिल करना सिर्फ एक विषय पास करने के लिए नहीं है। ये एक अमूल्य कौशल है। ये उन्हें बिना किसी वास्तविक जोखिम और लागत के अपने डिज़ाइन का पूरी तरह से परीक्षण करने, उसे सुधारने और उसके साथ खेलने की अनुमति देता है। यह अकादमिक ज्ञान जो हम किताबों में पढ़ते हैं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच की खाई को पाटता है। यह उनके भविष्य के करियर के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो अनुकरण हमें एक आदर्श नियंत्रित वातावरण में सर्किट का व्यवहार दिखाता है। सिमुलेशन में हर इंडक्टर, हर कैपेसिटर बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा उसके गणितीय मॉडल में लिखा है। सब कुछ साफ सुथरा होता है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब एक पूरी तरह से सिमुलेटेड और उत्तम सर्किट को वास्तविक दुनिया में बनाया जाता है, तो कौन से अनदेखे कारक उसके प्रदर्शन को बदल सकते हैं, जैसे कि तापमान बढ़ने पर घटकों का व्यवहार बदलना या समय के साथ उनका पुराना होना, या आसपास के फोन या वाईफाई राउटर से आने वाला बाहरी विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये वो जगह है जहां एक इंजीनियर का अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान सिमुलेशन से आगे निकल जाता है। सिमुलेशन एक शक्तिशाली नक्शा है, लेकिन असली यात्रा तो हार्डवेयर के साथ ही होती है।